Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस ने एक बार फिर कैसे बढ़ाई चीन की चिंता। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमण के नए केस, 2 दिन में 72 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमण की दूसरी वेव की आशंका के बीच बड़े पैमाने पर शुरू हुई टेस्टिंग। संक्रमण प्रभावित मार्केट के जनरल मैनेजर बर्खास्त। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं उदित मेहरा। कवर स्टोरी में होगी चीन की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। इंग्लैंड में 3 महीने बाद खुली दुकानें, उमड़े लोग। फ्रांस ने भी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों में दी ढील। ग्रीस ने ईयू के 29 देशों के लिए खोले दरवाजे। दुनिया में अब तक संक्रमण के 79 लाख से ज्यादा केस, 4,34,000 से ज्यादा की मौत। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,502 नए मामले, 325 की मौत। तमिलनाडु सरकार का ऐलान, 19 जून से चेन्नई समेत 4 जिलों में 12 दिन का लॉकडाउन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की सभी दलों के साथ मीटिंग। सीएम केजरीवाल बोले, अब लॉकडाउन नहीं। रूस की एक अदालत ने जासूसी मामले में अमेरिका के एक पूर्व मरीन को सुनाई सजा। जेल में बिताने होंगे 16 बरस। कोर्ट के फैसले पर अमेरिका ने जताई नाराजगी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। वजह है कोरोना वायरस। इस बार वायरस संक्रमण के नए मामले राजधानी बीजिंग में मिल रहे हैं। इसे लेकर संक्रमण की सेकेंड वेव यानी दोबारा संक्रमण फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। आज कवर स्टोरी में चीन की इसी चिंता पर बात। चीन कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले चीन ने ऐलान किया कि उसने कोरोना वायरस पर काबू कर लिया है। चीन में 2 महीने तक कोई नया केस नहीं मिला, लेकिन अब उसकी फिक्र एक बार फिर बढ़ गई है। राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इनका स्रोत बीजिंग के सबसे बड़े थोक बाजार को बताया जा रहा है। संक्रमण रोकने के लिए राजधानी में सख्ती शुरू हो गई है और करीब 30 इलाकों में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल बीजिंग में शनिवार को लोकल ट्रांसमिशन के 36 नए मामले सामने आए, तो वहीं रविवार को भी 36 नए केस मिले। अधिकारियों ने अब मास टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख ने कहा है कि बीजिंग में मिला वायरस चीन के बाकी इलाकों में फैले वायरस से अलग है। उनकी राय है कि ये वायरस कहीं और से आया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कहां से आया होगा। बीते साल के आखिर में चीन में संक्रमण का केंद्र वुहान शहर था। चीन ने वहां संक्रमण पर काबू पाने के लिए करीब 76 दिन तक लॉकडाउन लगाया था। इससे देश के दूसरे हिस्सों में संक्रमण फैलने से रोकने में कामयाबी मिली थी। हालिया संक्रमण को लेकर बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड ने कहा कि चीन की तरफ से की गई कार्रवाई काफी तेज थी, पर पहले भी ऐसी कार्रवाई काफी कारगर साबित हुई है। लेकिन नए केस सामने आने से वायरस से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी कार्रवाई कामयाब रही है। इसने वायरस को जहां का तहां काबू कर लिया, चाहे वो कोई कस्बा हो या फिर छोटा शहर। एक बार फिर वो तेजी के साथ लोगों को हरकत में लाए हैं, जिससे हजारों कामकाजी लोगों और मार्केट के करीब रहने वालों का टेस्ट किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया जिस रफ्तार से उन्होंने इस पर अमल किया है वो प्रभावित करने वाली है। हमने ये भी देखा कि उन्होंने मार्केट के जनरल मैनेजर, पार्टी के एक स्थानीय सचिव और दूसरे अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। अगर आप सोचें कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जहां आप काम करने की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में मामले को दबाना ही आपकी पहली प्रतिक्रिया हो। जहां कहीं भी संक्रमण का मामला सामने आएगा, आप लोगों को बर्खास्त करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से इस मामले में लिए गए फैसलों की थोड़ी आलोचना भी हो रही है। चीन के कई आम नागरिक सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि अगर कहीं संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो ये उन अधिकारियों की गलती कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि मामले की जल्दी खबर मिले तो आपको इन अधिकारियों को इस तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए।
अब बात यूरोप की, जहां कई देश कारोबार और यात्राओं पर लगी पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, लेकिन अभी भी यात्री उस तरह सफर नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले किया करते थे। इंग्लैंड में 3 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद दुकानें आज से खुल गई हैं। उत्तरी आयरलैंड में दुकानें शुक्रवार को खुल गई थी और स्कॉटलैंड और वेल्स ने अभी तक कारोबारी कामकाज शुरू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। बात पर्यटकों की पसंदीदा जगह ग्रीस की, जिसने यूरोपीय यूनियन के 29 देशों के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इन देशों में ब्रिटेन, स्पेन और इटली शामिल नहीं है। जर्मनी ने यूरोप के 31 देशों के लिए पहले जो यात्रा चेतावनी जारी की थी उसे वो वापस ले लिया है उसने, और हर देश के मुताबिक नई ट्रैवल वार्निंग अब जारी कर रहा है। फ्रांस ने कोरोना वायरस पर पहली जीत हासिल कर ली है, ये कहा है वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। टीवी पर देशवासियों को दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने की उनकी रणनीति कारगर रही। अब उनकी सरकार ये रोड मैप बना रही है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त तक लॉकडाउन के बाद फ्रांस को पटरी पर कैसे लाया जाए। फ्रांस में माहौल खुशनुमा है। जिंदगी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। हम जिस कठिन दौर से गुजरे हैं उसके बाद दोबारा शुरुआत करने की ये पहली कोशिश है। मायोत्ते और गुयाना को छोड़कर जहां अभी भी संक्रमण के मामले हैं, सोमवार से पूरा देश ग्रीन जोन बन जाएगा। लोग काम पर लौटेंगे। पेरिस क्षेत्र के कैफे और रेस्तरां खुल जाएंगे। लगभग 1 महीने पहले फ्रांस में लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हुई। वहां अब कोरोना वायरस के नए मामले नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब फ्रांस में कामकाज शुरू हो जाएगा और लोग यूरोप के देशों में आ जा सकेंगे। अगले हफ्ते से नर्सरी से लेकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल जा सकेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते से उन देशों से लोग फ्रांस आ जा सकेंगे जहां वायरस पर लगभग काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि फ्रांस की कंपनियों की मदद की जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन से थोड़ी दूरी रखी जाए, लेकिन ये महंगा साबित हो सकता है। हम टैक्स बढ़ाकर खर्च के लिए पैसे नहीं जुटाएंगे। इस वक्त एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जो टिकाऊ हो, मजबूत हो और जिससे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अब फ्रांस की नई जीवन शैली में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ब्रिटेन की एक चैरिटी के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के दौरान सेक्स वर्कर्स को हिंसक हमलों और बलात्कार का ज्यादा खतरा है। संस्था का कहना है कि लॉकडाउन में महिलाओं को पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है, जिस वजह से वो और जोखिम उठा रही हैं। बीबीसी ने इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में एक रात घूमकर महिलाओं को जरूरी सामान दे रही एक चैरिटी को फॉलो किया। देखिए ये रिपोर्ट। पैसे कमाने की मुश्किल होने पर महिलाएं और जोखिम उठा रही हैं। इंग्लैंड के दक्षिण में साउथहैम्पटन की एम्बर चैपलिन्स चैरिटी पिछले 20 सालों से शहर की सबसे संवेदनशील महिलाओं का ख्याल रख रही है। संस्था का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत कम सेक्स वर्कर्स सड़कों पर आ रही हैं, मगर जो यहाँ मौजूद हैं वो बेहद मजबूर हैं। जाहिर है आमतौर पर वो ये काम नहीं करती। कोरोना काल में ऐसा भी हो रहा है कि पैसे कमाने के लिए महिलाएं उन तरीकों को भी अपना रही हैं जिनके बारे में पहले शायद वो कभी सोचती नहीं। चैरिटी का कहना है कि कम ग्राहक होने के बावजूद महिलाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा ज्यादा है। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक यहाँ उत्पीड़न का एक भी मामला नहीं आया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उत्पीड़न हो नहीं रहा। महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने से डर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उन पर लॉकडाउन के दौरान काम करने का मुकदमा बना देगी। हमारी प्राथमिकता ये बन गई है कि हम सड़कों पर जाकर महिलाओं को भरोसा दिलाएं कि उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। पुलिस उन्हें भी हालात का मारा समझ रही है। सलाह देने और हिम्मत बढ़ाने के साथ ही चैरिटी रात को इन महिलाओं की मदद के लिए जरूरी सामान देती है। जैसे जैसे हफ्ते बीत रहे हैं, हमें इनका जुझारूपन देखने को मिल रहा है। ये महिलाएं बहुत मजबूत हैं। बीते कई सालों में हमने इनकी कहानियां सुनकर इन्हें जाना है। इन्हें समझना और हालात को बदलते हुए देखना एक अच्छा अनुभव रहा। अब बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे
कोविड-19 का खामियाजा भुगतते समंदर में फंसे नाविक। तो बीबीसी दुनिया में अभी भी है बहुत कुछ बाकी, बने रहिए हमारे साथ। One of the main reasons I love listening to music while relaxing in a cafe is my endless song collection. But now I can have the same collection in my MG Hector. Thanks to its OTA or over-the-air update, it is now possible to download 100 songs from your MG Hector's built-in Gaana app. Download the latest over-the-air updates now. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंपर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। और अब खबर पाकिस्तान से। इस्लामाबाद पुलिस ने भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को रिहा कर दिया है। खबरों के मुताबिक दोनों ही कर्मचारी भारतीय दूतावास पहुंच गए हैं। इसके पहले सुबह से पाकिस्तान मीडिया में खबर चल रही थी कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं। इन 2 अधिकारियों का सोमवार सुबह 8 बजे से पता नहीं चल रहा था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को तलब करके इन कर्मचारियों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस खबर की ना तो पुष्टि की थी और ना ही खंडन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जुड़ गई हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। शुमाइला, क्या जानकारी है आपके पास? जी विदित, अभी ताज़ा तरीन खबर तो यही है कि ये जो 2 स्टाफ मेंबर्स थे इंडियन हाई कमीशन के इस्लामाबाद में, इन पे FIR दर्ज की गई है एक हिट एंड रन इंसिडेंट की, जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद के सोहरवर्दी रोड पे ये लोग एक गाड़ी में तेज रफ्तारी से जा रहे थे और उन्होंने एक शख्स को हिट किया था और वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और फिर जो इर्द गिर्द लोग खड़े थे उन्होंने इन लोगों को पकड़ के पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। और ये जो FIR है ये थाना सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद का, वहाँ पे दर्ज की गई है। और इस FIR में ये भी कहा गया है कि इन दोनों स्टाफ मेंबर्स में से एक स्टाफ मेंबर के पास से पाकिस्तान की फेक करेंसी जो है 10,000 रुपए वो भी मिले हैं। तो मुकदमा इनके खिलाफ जो है वो दर्ज कर दिया गया है। और सुबह से जो है ये कॉन्फर्मेशन हमें इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के एक ऑफिशियल ने दे दी थी कि उनके 2 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो लापता हैं, गायब हैं। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये डिटेल्स शेयर नहीं की थी कि इनकी आइडेंटिटीज क्या हैं, ये कौन लोग थे, ये कहाँ से गायब हुए, कैसे गायब हुए और क्या मामला हैं। और सारा दिन ही हम फॉरेन ऑफिस को भी चेक करते रहे। उनकी स्पोक्स पर्सन से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था, ना तो उन्होंने इसको डिनाई किया ना कंफर्म किया, और वो उनका यही कहना था कि पहले वो इस रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगी और फिर इसके ऊपर कमेंट करेंगी। तो उन्होंने कमेंट तो है वो अभी तक नहीं किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला इस जानकारी के लिए। और भारत के हजारों लोग शिपिंग क्रू के तौर पर काम करते हैं और दुनिया भर में व्यापार का सामान लेकर आते जाते रहते हैं। ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से कई दिक्कत में हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुछ नाविक समुद्र में ही फंस गए हैं और घर नहीं लौट पा रहे। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की ये रिपोर्ट। पूर्ति के घर इस साल अप्रैल में एक नई मेहमान आई, लेकिन बच्ची के पिता इस लम्हे का गवाह बनने के लिए मौजूद नहीं थे। वो अब भी हजारों मील दूर समंदर में यात्रा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी डिलीवरी से पहले वो वापस आ जाएंगे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो सका। दूसरी ओर अभिराम के लिए उनकी नन्ही बेटी की कहानियां ही सहारा है, उससे मिलने का इंतजार पूरा करने का। वो इस प्राकृतिक गैस के टैंकर पर सेकंड इंजीनियर के तौर पर पिछले 8.5 महीने से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद उनके जैसे क्रू सदस्यों के लिए जहाजों से उतरने और दुनिया में सफर करने के नियम कड़े कर दिए गए, लेकिन कुछ अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 10% समुद्री क्रू को ही बदलना मुमकिन हो पा रहा है। मुझे लगता है 30 से 40% की जो एक हमारी व्यवस्था थी उसमें आमदनी का और उसका टर्नओवर का जो है
वो घाटा मेरे को नजर आता है अक्टूबर-नवंबर तक। कैप्टन पराशर के मुताबिक क्रू में वक्त पर बदलाव न हो पाने की वजह से और दुनिया में कारोबार ठप होने के चलते इस सेक्टर की कंपनियों के लिए खर्च बढ़ता जाएगा। दुनिया के 90% माल की ढुलाई पानी पर होती है। वैश्विक मांग में गिरावट का सीधा असर शिपिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ा है और दुनिया भर में फिलहाल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री बंद है। इसका मतलब आयात और निर्यात भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत सरकार की उम्मीदें कायम हैं। फर्टिलाइजर्स की जरूरत है अभी इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन है, तो फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट काफी हो रहा है। उसमें जो जहाज इंगेज्ड हैं उनका बिजनेस बढ़ा हुआ है। ऑफशोर सेक्टर में जो जहाज पहले थे वो अभी भी काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि महामारी से लगा झटका अस्थायी है और जैसे जैसे कारोबार शुरू होंगे हालात भी सुधरेंगे। जब तक हालात नहीं सुधरते हजारों समुद्री नाविक और शिपिंग कंपनियां सिर्फ हालात सुधरने का इंतजार ही कर सकती है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना वायरस से जंग जीत लेने वाले शख्स की कहानी। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड रही। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। आज से हम उन लोगों पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हराकर नई जिंदगी की शुरुआत की है और बीमारी के दौरान उनके अनुभव को हम आप तक पहुंचाएंगे। आज कहानी तमिलनाडु पुलिस के एक अधिकारी की जो अपने विभाग में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। अब वो ठीक होकर काम पर लौट आए हैं। वायरस पर उन्हें कैसे मिली जीत बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जय कुमार। 94422 मैं तमिलनाडु के पुलिस विभाग से पहला शख्स था जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ और मैं ही वो पहला शख्स हूं जो पूरी तरह ठीक होकर सबसे पहले काम पर लौटा है। मेरा नाम अरुणाचलम है और मैं B2 एस्प्लेनाडे पुलिस स्टेशन में बतौर पेट्रोल ऑफिसर तैनात हूं। जब मेरे परिवार वालों का टेस्ट नेगेटिव आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी बाजार में थी, ये इसलिए हुआ। इसके अलावा संक्रमित होने की मुझे कोई और वजह समझ नहीं आती। हालांकि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और जल्द ही काम पर लौट आऊंगा। मुझे रात में कोयम्बेडू मार्केट जाने की आदत थी कि चेक करने की सुरक्षा इंतजाम ठीक हैं या नहीं। यहाँ इतनी भीड़ होती है, इसीलिए हमने यहाँ ज़्यादा पुलिस वालों को तैनात किया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए क्योंकि उस वक्त उन्हें भी सर दर्द और बुखार हो रहा था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया और कि सब ठीक हो जाएगा और अस्पताल चला गया। उनका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट 3 दिनों के बाद आई, पर राहत मिली जब उनका टेस्ट निगेटिव आया। 3 दिन में मैं भी ठीक होकर घर आ गया। ये भरोसा रखना ज़रूरी है कि आप ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह अपने परिवार वालों के साथ नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। मुझ में वो साहस और भरोसा था। तो कल भी आपको ऐसी ही एक जांबाज शख्सियत की कहानी दिखाएंगे। और अब आज का कार्टून। भारत में पिछले कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने बनाया ये कार्टून। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं @bbcwithin पर।